अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम ओटोस्क्लेरोसिस शुरू करते हैं, जिसको हम ओटोस्पोंजियोसिस के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि ओटो मीन समथिंग रिलेटेड टू ईयर और स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग हो रही होगी, ठीक है। और ओटोस्पोंजियोसिस मतलब समथिंग रिलेटेड टू ईयर और स्पोंजियोसिस मतलब कि इसके अंदर हमें स्पॉन्जी बोन देखने को मिलेगी। ये सारा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि नाम से ही आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। आगे जाके नेक्स्ट बताऊंगा कि स्क्लेरोसिस कहाँ पे हो रही है, स्पॉन्जी बोन कहाँ पे बन रही है। उससे पहले हम एनाटॉमी ऑफ लेब्रिंथ पढ़ लेते हैं। लेब्रिंथ क्या होता है? हमारा इनर ईयर। इनर ईयर को हम लेब्रिंथ भी कह रहे होते हैं। तो ये तीन पार्ट्स में हमने ना जनरल सी एनाटॉमी लेनी है, ताकि हम ना ओटोस्क्लेरोसिस को समझ सकें। सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑर्टिक लेब्रिंथ, ठीक है। अगर ऑर्टिक लेब्रिंथ को आपने आसान अल्फाज में समझना है तो आपने कहना है कि जहाँ जहाँ पे हमारा एंडोलिम्फ घूम रहा होगा ना हमारे इनर ईयर के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हमने कह देना है ऑर्टिक लेब्रिंथ, ठीक है। डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपको कोकली डक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, जहाँ पे डार्किश ब्लूइश एरिया सारा का सारा घूम रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारा सारा का सारा हमारा है एंडोलिम्फ, ठीक है। फिर हमारा सैक्यूल आ जाएगा, यूट्रिकल आ जाएगा जो हमारा वेस्टिबुल का हिस्सा है। फिर हमारी एक डक्ट बनी होती है एंडोलिम्फेटिक सैक, जो कि मैं आपको इनर ईयर की नोट में पढ़ा चुका हूँ। फिर जो हमारी सारी की सारी सेमी सर्कल कनाल्स होंगी, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर सारी जो है लेटर सेमी सर्कल कनाल, इन सब के अंदर हमारा एंडोलिम्फ घूम रहा होगा, जो कि हमारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर घूम रहा था। मैंने बताया था हमारी मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हमारा एंडोलिम्फ घूम रहा होता है। ये वाली जो हमारी सेंटर में मेम्ब्रेन बन रही होती है, इसके अंदर हमारा एंडोलिम्फ होता है, जिसको हमने कहा था स्केला हमारा मीडिया, ये वाला साइडों पे स्केला वेस्टिबुलाई होता है, स्केला टिम्पनी होता है। तो स्केला मीडिया के अंदर हमारा सारा का सारा एंडोलिम्फ घूम रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर घूम रहा है, तो उसके बाद से हम इसको मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी कह रहे होते हैं, और साथ में इसको हम एंडोलिम्फेटिक लेब्रिंथ भी कह रहे होते हैं। आपको दोनों नाम समझ आ रहे हैं कि जिसके अंदर एंडोलिम्फ घूम रहा है मतलब एंडोलिम्फेटिक लेब्रिंथ, और मेम्ब्रेन के अंदर एंडोलिम्फ घूम रहा है तो हम इसको मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा पेरियोटिक लेब्रिंथ, पेरीलिम्फेटिक लेब्रिंथ। आपने समझ लेना कि जो हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है ना, उसके गिर्द जो पेरी स्पेस है उसके अंदर हमारा पेरीलिम्फेटिक घूम रहा होता है। तो नाम दोनों के अंदर आ रहा है पेरी पेरी, ठीक है। वहां से आप लोगों ने याद रख लेना है हमारा स्केला वेस्टिबुलाई, इसके अंदर हमारा पेरीलिम्फेटिक होता है। स्केला टिम्पनी, इसके अंदर हमारा पेरीलिम्फेटिक होता है। फिर चलती जाएगी, आप डायग्राम समझ रहे हो, चलती जा रही है। साइडों पे हमारा स्केला जो हमारा यूट्रिकल है, सैक्यूल है, उसकी साइडों पे भी दोनों तरफ प्रेजेंट है हमारा पेरीलिम्फ। आसान अल्फाज में कहना है तो आपने कहना जहाँ जहाँ पे हमारा पेरीलिम्फ प्रेजेंट है ना, उसका उस स्पेस को हमने कह देना पेरीओटिक लेब्रिंथ या पेरीलिम्फेटिक लेब्रिंथ। वो हमारी सेमी सर्कल के नास के गिर्द भी आएगा, एंडोलिम्फेटिक सैक के गिर्द भी आएगा, यूट्रिकल सैक्यूल के गिर्द भी आएगा, और कोकलिया के गिर्द गिर्द भी आएगा। कोकलिया की जो कोकली डक्ट बन रही है जिसको हम कह रहे हैं स्केला मीडिया, उन दोनों के साइडों पे आ रहा है स्केला वेस्टिबुलर, स्केला टिम्पनी, इनके अंदर भी हमारा पेरीलिम्फ घूम रहा है, ठीक है। उसको हमने कहते हैं पेरियोटिक लेब्रिंथ और पेरीलिम्फेटिक लेब्रिंथ। आपको इस डायग्राम से आसानी में समझ आ रहा होगा। जो हमारा ब्लूइश एरिया सारा का सारा जो ब्लूइश एरिया सेंटर में, ये हमारा आ गया ऑर्टिक लेब्रिंथ, ठीक है। और इसकी साइडों पे दोनों तरफ जो स्पेस है ये चलती जा रही है, सैक्यूल हो, मैक्यूल हो, या फिर हमारे पीछे लिम्फेटिक डक्ट्स हों, ठीक है, इनकी साइडों पे वो घूम ही रहा है ये एरिया, तो उसको हम कह रहे थे पेरीओटिक लेब्रिंथ। उसके बाद जो हमारी थर्ड है वो हमारी आ जाएगा ऑर्टिक कैप्सूल। इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये बेसिकली हमारी ना जो बोन है ना उसका स्ट्रक्चर, उसको हम कह रहे थे ऑर्टिक कैप्सूल, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी बोन की लेयर आ रही तो होती है एंडोस्टियल लेयर, ठीक है। एंडोस्टियल लेयर होती है जिसके अंदर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना कोकलिया का, वो घूम रहा होता है सारा का सारा। आपको पता है ना बेसिक स्ट्रक्चर है, सारे कोकलिया की डक्ट्स होती हैं, ये एक तरह का कोकलिया स्नेल शेप बना होता है, ठीक है। तो ये वो सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस वजह से आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो एंडोस्टियल लेयर होती है ना, इसके अंदर ही हमारा सारा का सारा बेसिक जो कोकलिया होता है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर होता है। फिर उसके बाद हमारी मोटी सी लेयर आती है, इसको हम कहते हैं एंड्रोकोंडियल लेयर, ठीक है। कॉन्ड्रियल से समझ आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू कार्टिलेज। नॉर्मली ये पहले जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, फिर वो बाद में ओसिफाइड होता है, ठीक है। जो मतलब जिस तरह बोन के अंदर जो जो मटेरियल होगा ओसिफिकेशन होकर ये स्ट्रॉन्ग बोन बन जाएगी। पहले कार्टिलेज जो हुआ, उसके बाद बोन बन जाएगी। तकरीबन 20 हफ्तों के अंदर ना ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये हमारी स्ट्रॉन्ग बोन बन जाती है। अगर ये वाली जो एंडोस्टियल लेयर है ये स्ट्रॉन्ग बोन नहीं बनेगी, इसके अंदर कोई कार्टिलेजेनियस स्पेसीज रह जाती हैं, या फिर इसके अंदर कोई रेस्ट सेल्स रह जाते हैं कार्टिलेज के, वो इन फ्यूचर स्पॉन्जी बोन बनाएंगे। स्पॉन्जी बोन वो जो हमारी
फिक्सेशन कर देगी स्टेपीज की। स्टेपीज ने जहाँ पे आगे लगना है, ये मैं आपको जाके डिटेल में बताता हूँ। बस यहाँ पे ये समझ लो जो एंडोकॉन्ड्रियल लेयर है ना, इसके ही अंदर हमारे इश्यूज चल रहे होंगे। मैं नेक्स्ट जाके डिटेल में दोबारा आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारी बड़ी सी मोटी सी लेयर आ जाएगी जिसको हम कहेंगे पेरियोस्टियल लेयर। ठीक है, ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन होगी जो साइडों से हमारे इनर ईयर को कवर करेंगे। आपको पता नहीं हमारा इनर ईयर है बेसिकली वो बना ही बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बोन से बना हुआ है, तो उसके अंदर ही जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वगैरह है और फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑटोस्क्लेरोसिस मेनली है क्या। अब हम समझते हैं उस चीज़ को। आप लोग सबसे पहले समझो कि हमारा मिसाल के तौर पे कोकली है। ठीक है, ये हमारा कोकली आ गया, ये उसकी आ गई हमारी ओवल विंडो आ गई। ठीक है, ये हमारी राउंड विंडो आ गई। ठीक है, ओवल विंडो पे आपको पता है हमारी जाके लग रही होगी स्टेपीज का फुट प्लेट लग रहा होगा। ये मिसाल के तौर पे हमारी स्टेपीज आ गई बोन। ठीक है, स्टेपीज ने जाके रखना है वहाँ पे ओवल विंडो पे। ओवल विंडो की जो होती है ना वहाँ पे बोन नहीं प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने हमेशा याद रखना, वहाँ बोन नहीं प्रेजेंट, वहाँ पे सिर्फ एक मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर आगे हमारी लग जाती है स्टेपीज की जो फुट प्लेट है वो लग गई। जब स्टेपीज पीछे से आगे स्टक करती है, ठक 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 स्टक करती है, तो वो अंदर वाला जो पेरीलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ होता है, उसको घुमाती है और हमारे सिग्नल जनरेट होते हैं और हमें हेयरिंग हो रही होती है, नॉर्मल हेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, आपने ये समझ लिया कि आगे सामने मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बोन नहीं प्रेजेंट, बोन साइडों पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो साइडों वाली बोन थी, साइडों वाली बोन में भी जो एंडोकॉन्ड्रियल लेयर जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, इसके अंदर रेस्ट कार्टिलेजिनियस सेल्स रह जाएंगे जिसका कॉज अननोन है कि पता नहीं वो क्यों रह जाते। नॉर्मली ऐसे होना नहीं चाहिए। रेस्ट सेल थोड़े बहुत रह गए, वो इन फ्यूचर किसी वजह से स्पॉन्जी बोन बनाएंगे। ठीक है, स्पॉन्जी बोन हमारे इस एरिया से बाहर आएगी और आके ना इस जो स्टेपीज की फुट प्लेट है ना इसको जकड़ लेगी। आपको पता है अब स्टेपीज मूव नहीं कर पाएगी। स्टेपीज मूव नहीं कर पाएगी तो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। आपको पता है जब मिडल ईयर से लेके एक्सटर्नल ईयर तक कोई ना कोई मसला मसाइल है तो उसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कह रहे होते हैं। आपको पता है हमारी अब स्टेपीज सही तरह मेम्ब्रेन पे स्टक नहीं कर पाएगी, मेम्ब्रेन पे स्टक नहीं होगी, हमारी जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर नहीं होगी और हमें हेयरिंग नहीं हो पाएगी सही तरीके से। इसको हम कहेंगे ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो गया है। अब ये जो बोन को इनरोल किया है, जो मोस्टली केसेस में देखा गया है वो एक एरिया होता है फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम। ठीक है, अगर आपको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो अगर आपने स्टेपीज की बोन का पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, उसके अंदर 2 फुट प्लेट्स बन रहे होते हैं, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, फिर दोनों ज्वाइन होकर ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसको हम कह रहे थे एंटीरियर वाला, ये हमारा पोस्टीरियर वाला, ये वाला एंटीरियर, ये वाला पोस्टीरियर। ठीक है, अगर एंटीरियर वाले के करीब यहाँ पे अगर हमारा स्पॉन्जी बोन बन गया, उसको जकड़ लिया तो इसको कह रहे होते हैं ये वाला प्लेस है हमारी फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम। ये वाली साइड मोस्ट कॉमनली देखी गई है स्टेपीडियल फिक्सेशन के अंदर। जब आगे जाके हम टाइप्स ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बताऊंगा। बस आप लोगों को ये इतना से कॉन्सेप्ट ले लो क्योंकि अक्सर को ये समझाया नहीं जाता कि स्टेपीडियल फिक्सेशन कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लेना कि स्टेपीडियल फिक्सेशन कैसे हो रही है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद हमारी एटियोलॉजी आ जाएगी, मतलब हमारा कोज क्या होगा। सबसे पहले एनाटॉमिकल बेसिस में आपको बता चुका हूँ कि एनाटॉमिकल बेसिस में क्या हो रहा है। जो हमारा फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम है उसमें मोस्टली केसेस में देखा गया हमारे कार्टिलेजियस रेस्ट सेल रह जाते हैं। ठीक है, वो जाके हमारे स्टेपीडियस की फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, स्पॉन्जी बोन के जरिए, और वहाँ पे हमारा स्टेपीज मूव नहीं कर पाता तो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो रहा होता है। ये जो हमारा होता है स्पॉन्जी बोन जो बन रही होती है, ये अक्सर कहा कहीं और पे भी बन सकती है, किसी और जगह पे बन सकती है। हो सकता है कि ओवल विंडो पे ना बने, ओवल विंडो पे लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस है बने। कहीं और बनेगी तो इतने मसले मसाइल नहीं आएंगे। यहाँ पे बन जाए तो कोई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, यहाँ बन जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हमारी राउंड विंडो पे बन जाएगी तो हमारा हो सकता है कि हमें सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिले। आपको पता है यहाँ से हमारी जो एक्स्ट्रा वेव्स होती है बाहर निकल रही होती है, अगर वो एक्स्ट्रा वेव्स बाहर नहीं निकलेंगी तो हमारा इनर ईयर डिस्टर्ब हो जाएगा, कोकली डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारा सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कोज क्या हो सकता है, हेरिडिटरी कोज, मतलब जो फैमिली हिस्ट्री है ना, 50% केसेस में देखा गया फैमिली हिस्ट्री हमेशा पॉजिटिव हुई है। और ये डिसऑर्डर देखा गया ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन जीन अभी स्पेसिफिक नहीं कौन सा जीन ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो ही ये हमारा ऑटोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी देखने को मिला है ना, कभी कोई जीन डोमिनेट होता है, कभी कोई जीन डोमिनेट होता है, लेकिन साथ में ऑटोस्क्लेरोसिस भी देखने को मिली है। फिर उसके बाद रेस आ जाएगा, जो कि वाइट अमेरिकन में ज़्यादा देखा गया है ब्लैक अमेरिकन के निस्बतन। ठीक है, और बाकी चाइनीज़ और जैपनीज़ में बहुत कम देखा गया है। उसके बाद सेक्स आ जाएगा, जो कि मतलब फीमेल्स में मोस्टली ज़्यादा देखा गया है। और उसके बाद हमारी एज ऑफ ऑनसेट होगा 20 to 30 ईयर, ना ही 10 साल से पहले हो रहा है ना ही 40 साल के बाद हो रहा है, ये 20 से 30 साल के दरमियान ही हो रहा है। जब आपके पास केस प्रेजेंटेशन होगी ना तो वो एज बताएंगे, एज ग्रुप हमेशा यही होगा, 20 से 30 के दरमियान ही होगा। उसके बाद अदर फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, मतलब मोस्टली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में ऑटोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, या फिर इवन कि जो अगर ऑटोस्क्लेरोसिस हुई है
वो प्रेगनेंसी के अंदर आगे स्वेयर हो जाती है, और मेनोपॉज के अंदर भी इसी तरह ऑटोस्क्लेरोसिस जाती है, स्वेयर होती जाती है, हेयरिंग लॉस ज़्यादा होता जाता है, और साथ में कोई एक्सीडेंटल इंजरी वगैरह होगी या फिर कोई सर्जरी वगैरह करवाई है, उसकी वजह से भी हमें ऑटोस्क्लेरोसिस के देखने के चांसेस मिले हैं। उसके बाद एक सिंड्रोम है, इसको हम कह रहे थे वेंडर हॉव सिंड्रोम, जिसके अंदर हमें ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा देखने को मिलता है, ब्लू स्क्लेरा और साथ में ऑटोस्क्लेरोसिस। अच्छा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या होता है? आप लोगों को ये डिसऑर्डर पढ़ा होगा, हमारा बोन का डिसऑर्डर है, ये भी जेनेटिकली ही हमारे जो कोलाजन टाइप 1 है ना, वो यहाँ अच्छी तरीके से बन नहीं रहे होते, या फिर उनकी प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रही। आपको पता है जो कोलाजन पहले बनता है, फिर वो डिपॉजिट भी एक पैटर्न के अंदर होता है, अगर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा तो कोलाजन के मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर ऐसा एक कंडीशन चल रही थी, हमारा कोलाजन 1 सही तरह बन नहीं रहा होता है, या फिर वो प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स कमज़ोर होती हैं, जिसको हम ब्रिटल बोन्स भी कह रहे होते हैं। और अक्सर कहा ये फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, कोई मतलब क्या एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं हुआ, उसके बगैर भी पेशेंट के अंदर ना थोड़े बहुत आपको फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में हम कह रहे थे ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ठीक है। उसके साथ में ऑटोस्क्लेरोसिस भी देखने को मिलती है, और जब हम इन दोनों की मतलब निकाल के करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो दोनों के अंदर कोलाजन टाइप 1 के जो चेंजेस आ रहे हैं बिल्कुल सेम होते हैं। तो हमने देखा कि इसका थोड़ा सा रिलेशन इसके साथ देखा कि साथ में हमें ब्लू स्क्लेरा भी देखने को मिलता है। आपको पता है स्क्लेरा भी कोलाजन का ही बन रहा होता है। आपको पता है अगर हमारा कोलाजन इम्परफेक्टली प्लेस्ड होगा तो हमारे कोलाजन का कलर भी चेंज हो जाएगा, वो ब्लू स्क्लेरा दे रहा होगा, आई के अंदर हमें ब्लू स्क्लेरा देखने को मिलेगा, साथ में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा, साथ में ऑटोस्क्लेरोसिस होगी। ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिले, इसको हम कह रहे होंगे वेंडर हॉफ सिंड्रोम। उसके बाद हमारे वायरल इन्फेक्शन भी देखने को मिले। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की या इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडी की तो हमें आरएनए वायरस मिला, जो कि मोस्टली केसेस में मीजल्स वायरस था। तो इस वजह से हमने ना ऑटोस्क्लेरोसिस को भी वायरल डिजीज़ कह दिया। जैसे हमने पेजर्स डिजीज़ है ना, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो और भी लंबी होती जाती हैं और साथ में कमज़ोर भी होती जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही उसको भी हमने वायरल डिजीज़ कहा था, साथ में हमने ऑटोस्क्लेरोसिस को भी वायरल डिजीज़ कह दिया। इसके अंदर हमें मीजल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ओके जी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं विद टाइप्स ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस।